गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेददास मुंडा बाल भारती माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सब बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी में लेंगे अव्यय का टॉपिक। ये हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, इसे अविकारी शब्द भी हम कह सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अव्यय, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसकी सबसे पहले परिभाषा, जिस शब्द में लिंग, वचन, कारक, लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग, वचन एक वचन बहुवचन, कारक कर्ता कर्म करण, ये सारे क्या है, कारक है। मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में। लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित नहीं होता है। अव्यय में लिंग वचन और कारक के कारण कोई भी रूप इसमें परिवर्तित नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द को हम अव्यय कहते हैं। इसमें कोई भी रूप परिवर्तन बच्चों नहीं होता है, इसलिए से हम अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। आगे देखिए, अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय या खर्च ना हो, जो व्यय या खर्च ना हो, अर्थात जिसका रूप पर लिंग वचन कारक आदि से अविकृत रहे, मतलब कि अलग रहे। इसी कारण अव्यय को अविकारी शब्द कहा गया है, ठीक है। ये देखिए, अब हम अव्यय के भेद देखते हैं। अव्यय के को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अव्यय को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 भाग हैं अव्यय के, ठीक है। इसमें से हम नंबर 1 लेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय देखिए, ये देखिए क्रिया विशेषण अव्यय में जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराए, मतलब कि ज्ञान का है, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है उन्हें। इनके उदाहरण देखते हैं हम। राहुल धीरे धीरे जा रहा है, तो इसमें किस चीज का क्रिया विशेषण है, अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता का बोध करा रहे हैं। अव्यय शब्द कौन सी विशेषता का बोध करा रहे हैं, धीरे धीरे। राहुल धीरे धीरे जा रहा है, तो इसमें धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। तुम कल शीघ्र आना, तो इसमें कल शीघ्र दोनों शब्द आएंगे, ये क्या है, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। तो इन वाक्यों में धीरे धीरे कल शीघ्र क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रमशः क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं और आने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सब क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। क्रिया की विशेषता कैसे है, क्रिया कौन है करने वाला, राहुल और तुम, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी विशेषता ये करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर राहुल धीरे धीरे, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, और तुम कल शीघ्र आना, तो यहाँ पे कल शीघ्र क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। ओके, आना क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइंस आपको लिखनी है, ठीक है। ये सारा इंपॉर्टेंट है, ये इसकी तरीके से ये समझाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए, ओके, और ये पूरा समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं हम क्रिया विशेषण के, अब भेद देखते हैं। अभी इसमें क्रिया विशेषण के भेद भी हैं। ये देखिए क्रिया विशेषण के भेद, सामान्यतः क्रिया विशेषण के 6 भेद होते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इनके 4 भेद भी मानते हैं, लेकिन नॉर्मली जो इनके भेद है वो 6 है। कौन कौन से हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और 6 नंबर है निषेधवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। वैसे ये विशेषण बहुत ही इजी है, इनके नाम के अनुरूप ही इनकी परिभाषाएं हैं और इनके उदाहरण है, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 1 हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस अव्यय शब्द से क्रिया के होने का काल, क्रिया मतलब करने वाली जो हम क्रियाएं करते हैं, क्रिया के होने का काल या समय ज्ञात होता है। काल का मतलब क्या होता है, समय ज्ञात होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम उदाहरण देखते हैं। कल वह जयपुर जाएगा, प्रतिदिन विद्यार्थी अपना पाठ पढ़ते हैं, तो इसमें क्या समय है, कल वह जयपुर जाएगा, तो इसमें क्या है, कल क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और प्रतिदिन क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है यहाँ पे, ठीक है। कालवाचक, काल का मतलब क्या है, समय कब का दिया है, कल का दिया है। प्रतिदिन मतलब रोज का समय है ये,
तो यहाँ पे इन दोनों के अंतर्गत कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार कुछ अन्य क्रिया विशेषण भी आते हैं जिसमें आता है अब, अभी, जब, तक, तुरंत, कभी, यहाँ पे फिर, घड़ी घड़ी, पश्चात, पहले, पीछे, निरंतर, परसों, ये सब क्या है? ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं थोड़ा आपको लिखा देती हूँ। अन्य क्रिया विशेषण अव्यय, अन्य क्रिया विशेषण अव्यय, ये कौन से है? काल के, कालवाचक क्रिया विशेषण के अव्यय कौन कौन से हैं अन्य में? अब, अभी, परसों, कब, कभी, घड़ी घड़ी, पूर्व, आदि। ओके, ये सारे क्या है? अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ओके, 2 नंबर देखते हैं हम, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जिन अव्यय शब्दों में क्रिया के व्यापार स्थान का बोध होता है। जिन अव्यय शब्दों से क्या होता है? हमें क्रिया के व्यापार स्थान का बोध होता है। स्थान सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? नाम के अनुरूप है, स्थान का बोध होता है, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। वे तो इसका उदाहरण देखते हैं। अंधेरे में उधर मत जाओ, कृष्ण भीतर कमरे में है। तो इसके अंतर्गत किस चीज में आता है? अंधेरे में उधर मत जाओ, तो स्थान कौन सा है? उधर। कृष्ण भीतर कमरे में है, तो कृष्ण भीतर, तो भीतर क्या हो गया? स्थान। मतलब कि स्थान कहाँ है? कमरे के भीतर, कमरे में है। भीतर मतलब अंदर की तरफ है। तो ये दोनों शब्द क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ये। इसके अंदर कुछ अन्य अव्यय है जो कि इधर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ तहाँ, पास, दूर, ये शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अन्य अव्यय है। ठीक है, 3 नंबर टॉपिक देखते हैं इसका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने की रीति का बोध होता है, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की रीति का, रीत, ठीक है, मेन रीत है, बोध होता है, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो इसके अंदर उदाहरण देखिए, रमन धीरे धीरे चलता रहा, अचानक वर्षा प्रारंभ हो गई। इसमें क्या रीति है? कौन से शब्द की रीति आ गई? रमन धीरे धीरे चलता रहा, धीरे धीरे क्या है? एक रीति है, यहाँ पे बोध करा रहे हैं इसका। अचानक वर्षा प्रारंभ हो गई, तो अचानक क्या हो गया? अचानक रीति है, रीति का बोध करा रहे हैं यहाँ पर। धीरे धीरे और अचानक में क्या है? क्रिया के होने की रीति का ज्ञान हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का बोध करा रहे हैं ये। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक और चीज है, वैसे कहते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण को विविध रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है, इनके कई भेद भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको बोल के बता रही हूँ इसके बारे में, तो आपको फिर इसकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें आपके प्रश्नवाचक के रूप में हो सकता है, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में हो सकता है, अनिश्चयवाचक, कारणवाचक, इनके अंतर्गत भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो सकते हैं और इनको विभक्त किया जा सकता है। लेकिन हम सिर्फ ये नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं कि इनके अंतर्गत भी, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत भी भेद किए जा सकते हैं, उनके अंतर्गत भी वाक्य आ सकते हैं। और ये सारे वाक्य आपको पता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ये सारे किस में आते हैं? ये सर्वनाम में भी आते हैं। तो सर्वनाम में मैं, हम, तुम, यह, वह, निश्चय कौन सा है? निश्चित ही चीज़ है। अनिश्चय इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है, वही चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, आगे हम 4 नंबर लेते हैं इसका टॉपिक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। आपने पहले भी परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा है, मैंने आपको विशेषण की टॉपिक के अंतर्गत परिमाणवाचक मतलब नापतोल संबंधी, लेकिन यहाँ पर क्या है? नापतोल का तो है, लेकिन अलग चीज आ गई है यहाँ पे थोड़ी सी, कोई और कुछ नहीं अलग इसमें है। जैसे तुम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हो, इसमें तो थोड़ा थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, थोड़ा थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, रमेश बहुत ज्यादा बोलता रहता है, बहुत ज्यादा, क्या ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ओके, इसके अंतर्गत और भी अव्यय आते हैं,
जैसे कि अधिक, अत्यंत, कम, कुछ, अल्प, केवल, प्राय, किंचित आदि वर्ड्स इसके अंतर्गत आते रहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। 5 नंबर हम देखते हैं स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण हो गया जिन अव्यय शब्दों से क्रिया की स्वीकृति का ज्ञान हो, क्रिया की स्वीकृति का ज्ञान हो, मतलब कि स्वीकार करना किसी चीज को, उन्हें हम स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्वीकार मतलब स्वीकारना, हाँ मैंने ये किया, ठीक, इस चीज को मान लेना, यही है यहाँ पर। मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा, तो मैं तुम्हारा काम अवश्य कर दूंगा, तो इसमें किसके अंतर्गत आया स्वीकार? अवश्य, मतलब कि श्योर है, हाँ 100% है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, स्वीकार किया गया है। हाँ, तुम्हारा कहना सभी को अच्छा लगता है, तुम्हारा कहना सभी को अच्छा लगता है, तो यहाँ पर क्या है? हाँ श्योर है, स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ तुम्हारा कहा हुआ सभी को हम अच्छा लगता है, तो यहाँ पर अवश्य और हाँ ये दोनों क्या है? स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण। कुछ अन्य अव्यय शब्द है, जी हाँ, निसंदेह, अच्छा, बहुत अच्छा, इसी तरह के स्वीकारवाचक क्रिया विशेषण में शब्द आते हैं। 6 नंबर देखते हैं निषेधवाचक क्रिया विशेषण। परिभाषा देखिए, जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के निषेध का बोध आता है, निषेध मतलब मना करना, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं निषेधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, इसके उदाहरण है तुम आलस्य मत करो, तो इसमें इस वाक्य में कौन सा है निषेध? मत, यहाँ से किसका बोध हो रहा है? नहीं का बोध हो रहा है इसमें। परिश्रम करने वाला कभी नहीं हारता है, परिश्रम करने वाला कभी नहीं, कभी और नहीं, ये दोनों क्या है? निषेधवाचक क्रिया विशेषण है। तो इनके अलावा मतलब कि मत, नहीं शब्द जहाँ आता है, जहाँ पर न का बोध हो, कदापि ये शब्द आते हैं, तो वहाँ पे निषेधवाचक क्रिया विशेषण होता है। अन्य अव्यय शब्द इसमें आते हैं न, नहीं, कदापि, कदापि नहीं, ठीक है, तो ये शब्द क्या है? निषेधवाचक क्रिया विशेषण है। आगे आपके क्रिया विशेषण की रचना है। क्रिया विशेषण की रचना में आपके 2 भेद हैं, उसके आपके वो 6 भेद क्रिया विशेषण अव्यय के समाप्त हो चुके हैं। उसके बाद में आपके ये क्रिया विशेषण की रचना आती है, तो रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, ये मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। ठीक है, नंबर 1 है मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, ओके। नंबर 2 है आपके यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण में क्या आएंगे? मूल के अंतर्गत आता है जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण दूसरे शब्दों के मेल से न हुआ हो, जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण दूसरे शब्दों के मेल से न हुआ हो, उन्हें हम कहते हैं मूल क्रिया विशेषण। ठीक है, और इनके अंतर्गत आते हैं शायद, अचानक, पुनः, अधिक, थोड़ा, ये आदि शब्द मूल क्रिया विशेषणों के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 है यौगिक, जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण, जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण प्रत्यय अथवा शब्द जोड़ने के लिए, प्रत्यय अथवा शब्द जोड़ने से होता है, उन्हें हम कहते हैं यौगिक क्रिया विशेषण। इसके अंतर्गत आते हैं यौगिक क्रिया विशेषण के भेद आते हैं वहाँ के, इसके अंतर्गत आए हैं इनके, ये किससे बनते हैं? 1 नंबर 1 प्रत्यय के योग से, प्रत्यय के योग से बनते हैं, संज्ञा विशेषण के योग से बनते हैं, संज्ञा व विशेषण के योग से, संज्ञा व विशेषण के योग से बनते हैं। नंबर 3 उपसर्ग के योग से भी ये बनते हैं, उपसर्ग के योग से, योग मतलब जोड़ने से, ठीक है, समास से भी ये बनते हैं। ठीक है, समास के योग से भी ये बनते हैं, और ये बनते हैं द्विरक्ति के योग से। द्विरक्ति योग क्या होता है मैं बता देती हूँ आपको, जैसे इसमें शब्द बार बार आते हैं, कभी कभी, धीरे धीरे, कभी कभी और धीरे धीरे, ठीक है, ये शब्द आते हैं इसके अंतर्गत, इन्हीं के द्वारा बनते हैं। आगे आपको एक और बताती हूँ, इसमें 6 नंबर में अपूर्ण कृदंत, अपूर्ण
प्रत्यय है, ठीक है, जिसमें खा पीकर, पीकर सोकर, पीकर सोकर, ठीक है, जाकर, ये शब्द आते हैं, ठीक है। अनुकरणात्मक शब्दों की दुरुक्ति से, दुरुक्ति मतलब बार बार जो शब्द आते हैं, जैसे झटपट हुआ, फटाफट हुआ, ठीक है। तो आपके इस आधार पर मतलब कि रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के दो भेद थे, मूल और यौगिक, और यौगिक के क्रिया विशेषण किस तरीके से आपके आएंगे इसका भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। अब आगे चलते हैं, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं, आपको ये शॉर्ट में समझाऊंगी मैं। साधारण, संयोजक और अनुबंध। साधारण क्रिया विशेषण क्या है? इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। इसके अंतर्गत साधारण में क्रिया विशेषण स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है। जैसे, क्या आप मोहन को कभी क्षमा नहीं करेंगे? स्वतंत्र रूप है, क्या आप मोहन को क्षमा नहीं करेंगे, ठीक है। संयोजक में क्या है? इसमें क्रिया विशेषण शब्द अपने युग्म के साथ प्रयुक्त होते हैं। युग्म मतलब जोड़ा, युग्म शब्द मैंने आपको पहले करवाए थे, ठीक है। तो युग्म शब्द प्रयुक्त, जैसे जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। अनुबंध, संयोजक का मतलब 2 हो गया, अनुबंध में है, इसमें क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग बल देने हेतु किया जाता है, मतलब कि प्रेशर हेतु, प्रेशर जो दिया जाता है वह दिया जाता है। जैसे वह आता है ही नहीं, क्या है? वह आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये 3 आपके इसी के आधार पर है। अब यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण का अव्यय ये समाप्त होता है। 2 नंबर अब आपका आएगा आगे, संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत नाम से पता चल रहा है संबंध, ठीक है। इसकी परिभाषा देखिए, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा जानते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, सर्वनाम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो उन्हें क्या कहा गया है? मतलब कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों के साथ जब प्रकट होता है तो उन्हें संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है, सॉरी संबंध बोधक अव्यय कहते हैं उन्हें। तो इसमें जैसे करके देखेंगे, तुम्हारी कलम महेश के पास है, तुम्हारी कलम महेश के पास है, तो इसमें क्या संबंध हो गया? पास। उसका संबंध किससे है? पास से है। तुम्हारी कलम मतलब कि जो तुम्हारी कलम, जो तुम्हारा कलम थी वह महेश के पास है, तो उसका संबंध क्या है? तुम्हारी और महेश क्या है? सर्वनाम और संज्ञा किसके पास है? महेश के पास है। तो यहाँ पे पास क्या है? संबंध है। घर के सामने बड़ा चबूतरा है, घर के सामने, तो इसमें किसका संबंध आ गया? सामने से। घर के सामने बड़ा चबूतरा है, तो घर क्या है हमारा? संज्ञा है। चबूतरा क्या है? घर के सामने बड़ा चबूतरा है, तो इसमें सामने शब्द के अंतर्गत आपके संबंध बना, इससे किससे बना है? सामने से, क्योंकि घर के सामने है हमारे, ठीक है। इसमें संज्ञा और सर्वनाम मिलकर क्या होते हैं? दूसरे शब्दों के साथ उसका अर्थ प्रकट होता है, तभी संबंध बोधक अव्यय ये कहलाता है, ठीक है। इसमें आपको कुछ और भी मिलेगा। संबंध बोधक अव्यय के, ये लाइन लिख लेना आप, संबंध बोधक अव्यय के काल, दिशा, समता, विरोध, साहचर्य, स्थान, साधन, कारण आदि अनेक उनके उपभेद भी माने जा सकते हैं। किसके? संबंध बोधक अव्यय के। एक बार फिर से बोल रही हूँ, संबंध बोधक अव्यय के काल, दिशा, समता, विरोध, साहचर्य, स्थान, साधन, कारण आदि अनेक उपभेद सूचक शब्द माने जाते हैं, ठीक है। नंबर 3 लेते हैं हम, समुच्चय बोधक अव्यय। ये देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय 2 या 2 से अधिक शब्दों, 2 या 2 से अधिक शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं या पृथक करते हैं। पृथक मतलब जोड़ते भी हैं और लेकिन कभी कभी अलग भी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो जैसे इसमें है, सीता और गीता विद्यालय जाती है। देखो, 2 या 2 से अधिक शब्द बन गए, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश, और वाक्यों को परस्पर जोड़ते भी हैं और क्या करते हैं? उन्हें पृथक मतलब अलग भी करते हैं। सीता और गीता विद्यालय जाती है, कौन सा है इसमें समुच्चय बोधक अव्यय? सोचिए आप, कौन सा जोड़ भी रहा है और इन्हें अलग भी कर रहा है? सीता और गीता, तो और शब्द क्या है यहाँ पर? समुच्चय बोधक अव्यय है।
मैं पढ़ता परंतु पुस्तक नहीं थी, मैं पढ़ता परंतु पुस्तक नहीं थी, तो इसमें क्या है, परंतु समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, आपको इसमें एक और बता देती हूँ। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद माने जाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं, आप लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ। नंबर 1 है संयोजक अव्यय और नंबर 2 है विभाजक अव्यय। संयोजक अव्यय और विभाजक अव्यय, इन भेदों के अतिरिक्त वाक्यांशों और वाक्यों को संबंध अथवा पृथक करने वाले अवयवों का वर्गीकरण अनेक उपभेदों में किया जा सकता है, और इस दृष्टि से भी इसके दो भेद मान्य हैं। कौन कौन से हैं वे? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद संयोजक अव्यय और विभाजक अव्यय, ये दोनों हैं इनके भेद। फिर इन्हीं के आधार पर इनके भी दो भेद हैं। किसके? इसमें एक और भी आता है, एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और एक ख है इसमें आपके व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, इसके दो भेद हैं, और ये क्या, ये इनके उपभेद है, भेद नहीं, भेदों के उपभेद। ठीक है, उपभेद। ओके, अब हम लेते हैं 4 नंबर विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, वैसे आपको इसमें विशेषणों के अंतर्गत भी मैंने आपको ये समझाया था। जिन अव्यय शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय, ग्लानि, प्रशंसा, क्रोध आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय हम कहते हैं। जिसमें आश्चर्य का बोध होता है, शोक भी आती है, घृणा मतलब ईर्ष्या भी आती है, ग्लानि दुख आता है, प्रशंसा भी आती है, क्रोध खुशी, हर तरह की इसमें भावनाएं आती है। इन भावों की अभिव्यक्ति होती है, जिनमें उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसके हम उदाहरण लिखते हैं, जैसे करके इसमें नंबर 1 है आपके हाय। यह तुमने क्या कर डाला, यह तुमने क्या कर डाला। ठीक है, इसमें किसका भाव है, हाय, ये क्या है, विस्मयादि बोधक अव्यय। अरे तुमने तो अनर्थ कर दिया, तुमने तो अनर्थ कर दिया। ठीक है, हाय, यह तुमने क्या कर डाला, ये वाला। अरे तुमने तो क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया, मतलब कि बहुत ही बुरा कर दिया। तो इनके अंतर्गत विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, इसके अंतर्गत मैं आपको कुछ और भी बता देती हूँ। आश्चर्य, हर्ष, शोक, लज्जा, ग्लानि आदि अनेक भाव विविध शब्दों के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। अतः भाव के आधार पर ही विस्मयादि बोधक के भेद। देखिए, भाव के आधार पर विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद कौन कौन से आते हैं? छी, धत, आह, ठीक, हाँ हाँ, आहा, धन्य, धिक आदि इसी प्रकार के अव्यय इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ विशेष है, वह भी आप लिखिएगा और समझिएगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है चीज आपके लिए। यद्यपि हिंदी में मुख्य रूप से अव्यय के 4 ही भेद माने जाते हैं, परंतु शब्दों के प्रारंभ में
जुड़ने वाले संस्कृत उपसर्ग, जुड़ने वाले संस्कृत उपसर्ग भी अव्यय के समान माने जाते हैं, वे उपसर्ग इस प्रकार हैं। वे उपसर्ग इस प्रकार है। कौन कौन से उपसर्ग आते हैं इसके अंदर, ये देख लीजिए आप, ठीक है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, ओ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, प्रति, परि और उप। ये सब क्या है, ये इन्हें प्रादि अव्यय कहते हैं, इन्हें प्रादि अव्यय कहा जाता है। एक बार आप देख लीजिए, यद्यपि हिंदी में मुख्य रूप से अव्यय के 4 ही भेद माने जाते हैं, परंतु शब्दों के प्रारंभ में जुड़ने वाले संस्कृत उपसर्ग भी अव्यय के समान माने जाते हैं। वे उपसर्ग कौन कौन से हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, ओ, नी, अधिक, अपि, अति, सु, उत, प्रति, परि और उप। इन्हें क्या कहता है? प्रादि अव्यय कहा जाता है। 2 नंबर पॉइंट एक और देखते हैं। विस्मया बोधक अव्यय के साथ विस्मय का चिन्ह, विस्मय मतलब आश्चर्य का चिन्ह, विस्मय का चिन्ह कौन सा होता है? विस्मय का चिन्ह कौन सा होता है? ठीक है, अवश्य लगाना पड़ता है, अवश्य लगाना पड़ता है। ठीक है, विस्मय का चिन्ह क्या होता है? अवश्य लगाना पड़ता है इसमें। ऐसा करने पर ही उसकी सही अभिव्यक्ति होती है, उसकी सही अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, ये आपके अव्यय का आज पूरा टॉपिक हो चुका है बच्चों। आप ये सारा का सारा जितना भी मैंने आपको समझाया है, बताया है और लिखवाया है, ये सारा आप अपनी कॉपी में करेंगे नीट एंड क्लीन, और इसको पूरा करके इसको पूरा समझने का प्रयास करेंगे। इसकी सारी व्याख्याएं आप क्या करेंगे? लर्न करेंगे। ओके, ठीक है बच्चों, तो आप ये सारा कार्य कॉपी में करें और याद करें और अपने बोर्ड एग्जाम पर पूर्ण रूप से ध्यान दें। ओके, थैंक यू।